ग्रीड नहीं, पैशन आपको वो दिलाएगा जो आप चाहते हैं। पोजेशंस नहीं, एक्सपीरियंसेस आपको अमीर बनाएंगे। और धर्म नहीं, कर्म आपको आज़ाद करेगा। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की Inspiring stories of humans. नमस्ते प्रतीक जी, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। थैंक यू सो मच। सो थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपको जान जाए। So this is Pratik Nahata. I am a company secretary by profession and I'm into wealth management. So I help people make and create wealth and help them manage it. और आपकी स्कूलिंग वगैरह थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है। बचपन से लेकर 12th तक मैं उसी स्कूल में रहा हूँ और मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। और मैंने बीकॉम के बाद कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन चूज़ किया और उसके बाद कुछ डिप्लोमास करे जो मेरे बिज़नेस में और मेरी नॉलेज को हेल्प करती है। सो प्रतीक जी, आपकी कॉलेज कहाँ से हुई है? मैंने कॉलेज JNVU से किया है बीकॉम ऑनर्स करी है मैंने। और बीकॉम ऑनर्स के बाद मैंने CA की पढ़ाई करी। CA मैंने छोड़ दी फाइनल का एक ग्रुप क्लियर करके, और CS मैंने कंप्लीट करी। और CS के साथ साथ भी मैंने एक माइक्रो फाइनेंस का बिज़नेस स्टार्ट किया था। कुछ पढ़ाई भी करता था, पढ़ाता भी था लोगों को पार्ट टाइम, लेकिन मैंने फिर प्रोफेशनली मैंने माइक्रो फाइनेंस के बिज़नेस में एंटर किया। सो ये जो आपने एक टर्म बताई अभी माइक्रो फाइनेंसिंग, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। माइक्रो फाइनेंसिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप छोटे छोटे फंड्स को लेंड करते हैं उन लोगों को जिनके पास जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। अगर मैं बोलूँ तो अंडर प्रिविलेज का मतलब है हम उसको SHGs कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो घर पे काम करती है लेकिन उनके पास ज़रिया नहीं होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो वो फंडिंग, वो जो इनिशियल फंडिंग होती है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के वेरी करता है, वो छोटे अमाउंट्स होते हैं और वो ग्रुप में लेंड किए जाते हैं। ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 10, ग्रुप ऑफ 20 विमेन। सो आपने बताया कि आप पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हो, तो जो क्राइटेरिया होता है आप सेलेक्ट कैसे करते हो कि भाई इसका पोर्टफोलियो लेना है? देखिए, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है या कोई पोटेंशियल क्लाइंट आता है तो हम उसकी सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले हम लोग वी टेक केयर ऑफ द रिस्क। हम कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसकी पहले रिस्क, उसका कैपिटल प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ रहती है। रिटर्न्स तो आ जाएंगे, रिटर्न्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर हम सबसे पहले रिस्क टॉलरेंस देखते हैं, रिस्क एपेटाइट देखते हैं, टाइम होराइजन देखते हैं, वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, और वो जो पैसा लगा रहे हैं वो किस फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड है या वो किस फाइनेंशियल गोल के लिए लगा रहे हैं। ये फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग कंसिडर करते हैं जब कोई भी नया पोटेंशियल क्लाइंट आता है। तो आपने 2-3 अभी वर्ड्स बताए, रिस्क, एपेटाइट और हॉरिजॉन, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो टाइम होराइजन हम देखते हैं कि कितने लंबे टाइम के लिए, कितने लंबे अरसे के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो 3 से 6 महीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, किसी को लगता है कि नहीं यार हमको 2 से 3 साल में ये पैसा चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है ये पैसा जो हम लगा रहे हैं 5 से 10 साल के लिए। तो हर केस में, हर अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सब कुछ डिफर करेंगे। तो टाइम होराइजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है रिस्क एपेटाइट। अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट का मतलब है कि कितनी रिस्क ले सकते हैं आप, आपकी जो एपेटाइट है रिस्क की वो कितनी है। क्या आप हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहते हैं या लगता है आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। अगर आप एग्रेसिव है तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हम आपको सजेस्ट करते हैं और वैसे स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो फिर वैसे डिसाइड करा जाएगा। उसके बाद होता है एक रिस्क टॉलरेंस। देखिए, लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं। रिस्क एपेटाइट एक डिफरेंट चीज़ है और रिस्क टॉलरेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। रिस्क टॉलरेंस वो होता है कि अगर आपका कैपिटल 30-40% ड्रॉ डाउन होता है तो क्या आप उसको झेल पाएंगे, और अगर आपका 80% और 90% कैपिटल इरोड हो जाता है तो आप कहाँ तक लेवल पर आके आप कह देंगे नहीं यार बस दैट्स इनफ। तो वो रिस्क होती है, वो रिस्क टॉलरेंस होती है। मतलब सहन करने की शक्ति जो होता है, सहन शक्ति की। एक मैंने आपको रिस्क कितने, आप कहते हैं कि आपको मेरे ये बहुत होता है
कि भाई कोई आता है मेरे पास कि यार हमारे पास रिस्क है, आप इक्विटी में डालिए, लेकिन इक्विटी मार्केट अगर करेक्ट कर लेते हैं 15 से 20% और उनका पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन हो जाता है, वो कहते हैं यार ये पैसा कहाँ लगा दिया। तो रिस्क तो वो एग्रेसिव थे, लेकिन वो अगर ड्रॉ डाउन नहीं देख पाते तो फिर हम उनको वैसे इंस्ट्रूमेंट्स कम सजेस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। सो हम देखते हैं कि एक अकेला आदमी हर कुछ मैनेज नहीं कर सकता है, तो आपके पीछे जैसा आप मैनेज करते हो इन सब के पोर्टफोलियो वगैरह, तो उसके पीछे एक पूरी टीम होती होगी, तो आप उस टीम का सिलेक्शन कैसे करते हो, मतलब बेसिस क्या रहता है उसका? डेफिनेटली कोई भी काम हो कभी भी एक इंसान नहीं कर सकता। अगर एक इंसान करता है तो उसको इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाता है जितनी वो एक टीम कर पाती है। तो मेरे लिए टीम वर्क, टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का और मेरे बिजनेस का। टीम सेलेक्ट करने से पहले मैं अगेन जैसा कि मैंने बताया कि सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेरे लिए होते हैं, एक होता है इंटेग्रिटी, एक होता है ऑनेस्टी। राइट। अगर टीम में मेरे पास कम स्किल्ड पर्सन भी आ रहा है या कम नॉलेजेबल पर्सन आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है आई कैन उसको knowledge दे सकते हैं। उसको नॉलेज में दे Right, सकता हूँ, लेकिन train कर सकते हैं। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ऐसी चीज़ है जो मैं ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। right. तो जब भी मेरे पास टीम आती है या मेरे पास कोई भी बंदा आता है या बंदी आती है कि भाई काम साथ में करना है, तो आई जस्ट मेक श्योर कि वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं है कोई बात नहीं, बट ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ऐसी चीज़ है जो कि मैं 100% चाहूँगा मेरी टीम में हो, टीम पार्टनर में हो। और जो आप टीम फॉर्मेशन करते हो तो वो मतलब कैसे काम करते हैं, मतलब आप किसी को टास्क देते हो या मतलब कैसे रहता है? तो देखिए, कोविड ने हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ करी थी। वो ये करी कि हमें एक रिमोट वर्किंग और एक वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट दे दिया, राइट, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मेरे जैसे लोगों के लिए जो मोनोटनी पसंद नहीं करते हैं। तो मेरी टीम अगर आप मानेंगे तो रिमोटली वर्क करते हैं हम लोग। मेरा जो कंटेंट राइटर है वो चेन्नई बैठता है, जो मेरा जीएसटी संभालती है वो जोधपुर में है लेकिन वो काफ़ी दूर रहती है, और मेरे जो एनुअल फाइलिंग के रिटर्न्स फाइलिंग जो देखती है वो बैठती है असम में। तो मेरी टीम काफ़ी डिस्पर्स्ड है, डाइवर्सिफाइड है और डिस्पर्स्ड है, अलग अलग शहरों में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं देश के। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि आपको अलग फ्रेश टैलेंट मिलता है, और फ्रेश एक यूनिक, हर इंसान में हर एक अलग बाहर से जो आता है वो एक यूनिक चीज़ लेकर आता है जो कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जोधपुर से मुझे एक लिमिटेड टैलेंट मिलेगा, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने अपनी टीम ऐसे बनाई है कि अलग अलग डिस्पर्स्ड एरिया से हम लोग साथ में काम करते हैं। सो आप इस फील्ड में आए तो आप लोगों को किस तरीके से बेनिफिट कर रहे हो? देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत ही नोबल जॉब या सर्विस मानी जाती है। मेरे फादर डॉक्टर हैं, और जब मैं देखता हूँ उनको कि वो सेल्फलेसली इतने सारे पेशेंट्स की ना ही उनको ठीक करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक तरह से उनकी जान भी बचाते हैं। कुछ ऑपरेशन के हाथ कटा हुआ आता है, वो ऑर्थोपेडिशियन है, मैं देखता हूँ कि हड्डियाँ जुड़ना भी एक बहुत ही नोबल कॉज है, राइट। डॉक्टर्स तो मेरे को हमेशा से था कि यार इतना एक नोबल कॉज है। तो वेल्थ मैनेजमेंट को भी मैं एक नोबल कॉज इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि वो उनका पैसा मैनेज करे। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक फादर अपने सन से लड़ाई कर लेता है, या एक दो सन्स के बीच में या दो ब्रदर्स के बीच में लड़ाई होना, या एक सिस्टर का ब्रदर से लड़ाई होने में जो बेसिक जो इनहेरेंट जो जड़ होती है वो होती है पैसे की। सबको चाहिए, मुझे चाहिए, बंटवारे में लड़ाई होती है। आप देखेंगे पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक जड़ है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो मैं जब किसी का पोर्टफोलियो संभालता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा कितना आ रहा है, आप अगर उसी को ही संभाल लें, अगर कोई हर इंसान अगर फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए या फाइनेंशियली केपेबल हो जाए कि वो अपना पैसा मैनेज कर सके, और अगर नहीं भी कर पाता और एक प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लेता है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल कॉज, राइट। आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि वो तरक्की भी करें और वो जो पैसा है उसको अच्छे से मैनेज करके एक लाइफ में एक कहते हैं ना ग्रोथ जो उनकी होती है, क्योंकि जॉब से देखिए ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आप उसके साथ में पैसा, अगर आप पैसे को भी काम पे लगा दें तो वो एक एडिशनल होता है, वो और पैसा करके देगा, वो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है। तो इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम इनटू इट। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई 20-22 साल का लड़का है जिसने अभी अभी MBA करी है और उसका लगभग आप मान के चलो 12 से 18 लाख का पैकेज लगा है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे या आप उसको कैसे बताओगे कि भाई तेरे पास इतना पैसा बचता है तो तू उसको कैसे इन्वेस्ट करेगा? राइट, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और मैं अभी तक देखता हूँ कि कॉलेज वाले लोग या जो जस्ट जॉब लेकर आए हैं वो इतने फाइनेंशियली इतने डिसिप्लिन नहीं है। तो मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, तो
मैं यही उनको, देखिए अगर कोई 24-25 साल का अगर इंसान है और जो लाख रुपए, जो आपने बोला 1 लाख रुपए के आसपास अगर वो कमा रहा है महीने का, तो मैं उसको सबसे पहले यही बोलूँगा कि अपनी ज़रूरतें, यानी कि नीड्स नॉट वांट्स, आप अपनी नीड्स को एक बार साइड में कर लीजिए। आपने अगर रेंट देना है, रेंट दे दीजिए। आपके खाने का जो पैसा है, जो एक खाने यानी कि लग्जरीज़ के अलावा जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं उनको कवर करने के बाद जो भी पैसा आपका बचता है, तो उसका एटलीस्ट 30 से 35% उसको इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए। लेट योर मनी वर्क फॉर यू। उसके बाद जो पैसा बचता है वो आप लग्जरीज़ में या अपनी इच्छाओं में या फिर अपनी कोई हॉबी या कोई वैल्यू एडिशन कोर्स या कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा उसमें यूटिलाइज करिए। लेकिन मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट एटलीस्ट 30 to 35% ऑफ योर मंथली इनकम। सो हम जैसा देखते हैं कि कई मेरे दोस्त भी हैं, वो बोलते हैं कि हम 50,000 रुपये कमाते हैं, कोई 1.5 लाख रुपए वाला भी सेम ही चीज़ बोलता है कि यार हमारे पास मंथ एंड में पैसा नहीं बचता। तो आप इस पर क्या एडवाइस दोगे? ये बहुत ही प्रेसिंग क्वेश्चन है और ये और मैं इसीलिए, देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, लिटरेसी रेट तो 80-85% चली गई है, लेकिन आप देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी वो अभी तक 28 से 30% के बीच में ही चल रही है। सो इट्स अ वेरी बिग गैप, राइट। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने पैसा ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे या एफिशिएंटली या उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे उनको पैसे को। तो आपने जो क्वेश्चन बोला कि भाई लोग 50,000 की जो तनख्वाह है और 1.5 लाख की तनख्वाह है वो बचा नहीं पा रहे हैं, उनका यही रीज़न है कि वो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, वो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट या कहीं ना कहीं मिसिंग, कोई कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। और वेल्थ मैनेजमेंट या उसके ज़रिए यही हम चाहते हैं कि वो जो गैप है वो कम होता रहे और लोग अपना पैसा एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ और उसको ऑप्टिमाइज़ करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। सो हमने एक टर्म सुनी है असेट्स एलोकेशन, तो एग्जैक्टली वो होती क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए एसेट एलोकेशन एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का। एसेट एलोकेशन एसेंशियली ये मतलब होता है कि हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका जो एसेट मिक्स है, यानी कि हमने उसको कितना पैसा हमने किस एसेट में डाला है, उस प्रोसेस को, उसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए किसी का इन्वेस्ट किया है, उसमें मैंने 1 लाख रुपए में से 60% मैंने इक्विटीज़ में मार्केट में डाला, इक्विटी मार्केट्स में, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू चाहे इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू। उसके अलावा हमने उसका 20% डेट में यानी कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में डाला है और 10% हमने गोल्ड में डाला है। तो उसका एसेट एलोकेशन, ये जो हमने मिक्स बनाया है, दिस इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। सो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो यूथ है, आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि असेट्स को कैसे एलोकेट करें? देखिए एसेट एलोकेशन वैसे तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई भी एक पर्सन को कोई ऐसे फिक्स नहीं रहता क्राइटेरिया कि ये पर्सन को ये रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करके रख दीजिए, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग हर इंसान की अलग होती है, हर पर्सन के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, उनकी इनकम अलग होती है, उनके एक्सपेंसेस अलग होते हैं। तो एसेट एलोकेशन, लेकिन अगर आप एक जनरलाइज्ड टर्म्स में मुझसे पूछेंगे, एक जेनरिक टर्म्स में कि भाई 25 से 30 साल लोगों के लिए एसेट एलोकेशन क्या होता है, देखिए 25 से 30 साल वालों लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि उनके पास टाइम बहुत है वेल्थ क्रिएशन का। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, राइट। तो मैं हमेशा ये प्रपोज करता हूँ कि जो 25-30 ईयर्स में है तो वो मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटीज़ में रखें, यानी कि 65 से 70% वो पैसा इक्विटीज़ में डालें, थोड़ा बहुत फिक्स एसेट्स में डालें जो कि उनको नियर टर्म में पैसा चाहिए, तो वो ऑब्वियसली आप इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं। तो 20 से 25% आप उसमें रखिए और 5% आप या तो कैश में इमरजेंसी फंड के रूप में या फिर थोड़ा बहुत गोल्ड या फिर कोई दूसरे डिफरेंट एसेट्स में डाल सकें। तो ये एक ब्रॉडली एक क्राइटेरिया रहता है हमारा यंगस्टर्स के लिए। सो आजकल हम एक चीज़ सुनते हैं कि जो रिच क्लास है वो लोग पेंटिंग्स में या कलेक्टेबल्स में पैसा डालते हैं और उसको कहते हैं असेट्स है ये, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब हम HNIs की बात करते हैं या फिर हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपने कहा, इसको हम ऑल्टरनेटिव एसेट्स बोलते हैं, ऑल्ट एसेट्स। तो ऑल्ट एसेट्स में आप पेंटिंग्स हो गई, माचिस के डब्बे हो गए, बहुत सारे म्यूज़िक रिकॉर्ड्स हो गए, इनफैक्ट बहुत सारे कलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन गए हैं आज की तारीख में और वो ट्रेडेबल होते हैं। और अगर आपके पास, जैसे हमने एक ऑस्ट्रेलिया में एक 1 सेंट का डॉलर होता है, एक पर्टिकुलर कॉइन है जिसको ये पेनी कॉइन कहते हैं, वो कॉइन बहुत रेयर कॉइन है और अगर जो कलेक्टेबल, वो एक कलेक्टेबल है, अगर उसकी भी ट्रेडिंग होती है तो वो एक पेनी का, वो कॉइन की वैल्यू तो अगर आप देखेंगे तो 25 रुपये भी नहीं है, लेकिन वैसे वो करोड़ों रुपए में बिकता है। स्टैम्प्स का कलेक्शन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टेबल एसेट्स हैं जो कि HNIs डील करते हैं उसमें।
बट मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को रेकमेंड नहीं करूँगा ये एसेट्स। अगर उनके पास एसेट्स हैं, अगर उन्होंने किया तो डेफिनेटली उनको वो या तो कलेक्टेबल रखें उसकी तरह, या फिर उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये देखिए पेंटिंग्स और ये ऐसे एसेट्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू और जिनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, और बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे। और जैसे आप क्रिप्टो का आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा कैसे 80% लोगों का पैसा डूब चुका है, राइट। तो ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, इसीलिए ये लोग वही लोग कर सकते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसमें जो ड्रॉडाउन्स है, जो कि कैपिटल इरोजन का जो चांसेस है वो बहुत हाई होते हैं। सो हम देखते हैं कि जो रिच क्लास के लोग हैं वो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या वो असेट है? देखिए महंगी गाड़ी खरीदना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट टर्म देंगे तो वो गलत रहेगा, राइट। देखिए कार खरीदना एक डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदना होता है, और डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू हर साल कुछ परसेंटेज से गिरती जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट को हम बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कैपिटल बढ़ता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो अगर आप ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट है, नहीं, कार खरीदना, महंगी कार खरीदना या सस्ती कार खरीदना इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो एक ज़रिया हो सकती है कि वो ज़रूरत हो सकती है इंसान की। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि महंगी कार खरीदें या सस्ती कार खरीदें, देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ जिसको हम कहते हैं फ्रूगल लिविंग, है ना। हम उसको ये नहीं कह सकते वो कंजूसी है। फ्रूगल लिविंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपये हैं आपके पास, आप 100 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं किसी चीज़ पे, तो आप 90 ही खर्च करें। आप 100 भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप 105 नहीं खर्च करें। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ में या दिखावे के चक्कर में महंगे आईफोन ले लें या महंगी कार खरीद लें, गिवन कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोन ले रहे हैं उसके लिए, अगर वो गलत है। आपकी ज़रूरत है आप खरीदिए, आपका शौक है आप खरीदिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली खरीदिए, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ आप दिखाने के लिए या ज़रूरत नहीं है उसके लिए आप एग्जैक्टली तो अगर आप स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हैं तो वो गलत है, और वो इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं है। वो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ लाइबिलिटी। और आजकल एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है कि स्नीकर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो यूथ है, जो मतलब 10-20 हज़ार रुपये ही कमा रहा है, वो भी मतलब 20-30 हज़ार के स्नीकर्स ले लेता है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्नीकर्स खरीदना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी मंथली इनकम 15 से 20 हज़ार है और आप स्नीकर्स भी इक्विवेलेंट पैसों का खरीद रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा इट्स अ वाइज डिसीजन, राइट। देखिए क्या हो रहा है आजकल, जो इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी के एरा में हम लोग रह रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट का बड़ा यूसेज हो गया है, और उसमें यंगस्टर्स क्या होता है ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर वो अगर कोई स्नीकर पहन रहा है, पर्टिकुलर स्नीकर या कोई भी एक चीज़ पहन रहा है, तो यंगस्टर्स का उनको देखकर रहता है कि यार हमको भी वही चीज़ खरीदनी है, राइट। लेकिन अगेन मैं यही फ्रूगल के अगर अपन प्रिंसिपल की बात करें तो इट्स टोटली अगेंस्ट इट, राइट। तो अगर आप 100 रुपये, मैंने कहा अगर 15,000 रुपये आपकी इनकम है, अगर आप उसमें से 10,000 रुपये या 7,000 रुपये भी अपनी ज़रूरत के लिए हटा लेते हैं, उसके बाद 8,000 रुपये बचता है, उससे आप 15-20 हज़ार की अगर स्नीकर्स ले रहे हैं, आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और ये आपके लॉन्ग टर्म में आपके लिए ऐसे डिसीजंस आपकी वेल्थ काफ़ी हद तक इरोड कर सकते हैं। सो आजकल हम देखते हैं कि लोग जो क्रेडिट कार्ड है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि उनकी आदतें इससे ख़राब हो रही है। तो इस पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए क्रेडिट कार्ड्स, मैं अगर मेरी आप पर्सनली बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन अगर आप उनको ढंग से यूज़ करें तो क्रेडिट कार्ड्स एक टाइम बम की तरह हैं, राइट। अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल हैं आपके लिए, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के। और क्रेडिट कार्ड आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन अगर उसको आपने ढंग से यूज़ नहीं किया, या फिर जैसा कि आपने कहा कि उसको कंजम्पशन उस पर आप उसके बेसिस पे अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए आपको आज नहीं, क्योंकि उसमें देखिए क्रेडिट मिलता है, राइट, आपको उधार मिल रहा है, तो आपको लगता है यार मैं ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, पैसा तो मुझे 1 महीने 2 महीने बाद कभी भी देता रहूँगा, तो ये आदत ख़राब ज़रूर कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे टोटल जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी का है। सो इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड वाइजली, इट्स अ सुपर बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। बट इफ़ यू थिंक या आप उसको अगर आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स अ वेल्थ इरोडिंग थिंग फॉर यू। आप कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में आपकी वेल्थ इतनी ख़त्म हो जाएगी कि आप वहाँ से उठना मुश्किल हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड्स को अच्छे से इस्तेमाल करिए, उसके बेनिफिट समझकर आप
और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमली पेमेंट। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी वेल्थ, आपके जो बैंक जो पेनल्टी लगाती है उस पर, वो बहुत ज़्यादा होती है और आप लोग बहुत ज़्यादा नुकसान खा सकते हैं इसके अंदर। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग जो क्रेडिट है, मतलब बैंक तो पर्टिकुलर आपको पूरा चेक करके और फिर आपको लोन इशू करती है, बट जो लोग होते हैं वो बाहर से प्राइवेट मनी लेंडर से पैसे उठा लेते हैं, तो और उनको पता नहीं चलता है कि भाई 10% है 20% है, वो उसको नहीं देखते हैं। तो आप ऐसे में लोगों को क्या एडवाइस दोगे? देखिए, अगर आप लोन ले रहे हैं, अगेन मैंने लोन्स को, कभी भी कोई लोन लेता है तो दो तरह के लोन्स होते हैं, गुड लोन्स और बैड लोन्स। गुड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिससे आप ऐसा एसेट खरीद रहे हैं जो एप्रिशिएट होता है, जैसे कि होम लोन। आप होम लोन लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कुछ एसेट्स, जो हम बैड लोन की बात करते हैं, उसमें आप एसेट्स नहीं खरीद रहे हो, आप बेसिकली लाइबिलिटी खरीद रहे हो। आप अगर आप छुट्टी मनाने, आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो और उसके लिए आप पर्सनल लोन ले रहे हो, सो इट्स अ बैड लोन, क्योंकि वो आपकी जो ट्रिप है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही है ना, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। तो बैड लोन्स और गुड लोन्स दो लोन्स होते हैं। अगर आप बैड लोन ले रहे हैं, और अगर आप बैड लोन क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइल या आपका सिबिल स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि आपको बैंक रिजेक्ट कर रही है, तो अगर आप उसको बाहर से कोई मनी लेंडर से या कोई एनबीएफसी, प्राइवेट एनबीएफसी जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, वो इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। फाइनेंशियली आप वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं वो अलग चीज़ है, बिजनेस लोन इज़ अ गुड लोन। लेकिन अगर आप लाइबिलिटी पे खर्च करने के लिए लोन ले रहे हैं और वो भी बाहर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं एडवाइस करूँगा कि वो ना करें, क्योंकि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। 14 से 18% का रिटर्न्स के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो कि आपका जो फाइनेंशियली जो बर्डन है वो बहुत बढ़ा देते हैं। वो फिर उसको पे करने के लिए आपको और लोन देना। फिर उसके पे करने के लिए मैं आपको माइक्रो फाइनेंस में एग्जांपल देता हूं कि माइक्रो फाइनेंस में डिस्ट्रप्शन आया था बीच में, 2017 से 18 के बीच में एक डिस्ट्रप्टिव फेज था जहां पे बहुत सारी कंपनीज इस मार्केट में घुस गई थी। मुझे ध्यान है कि जब माइक्रो फाइनेंस कर रहे थे, तब हम जब क्रेडिट एनालिसिस करते थे किसी लेडी का या ग्रुप ऑफ लेडीज़ का, तो जिसकी रिस्क एपेटाइट या हमारे जो क्रेडिट क्राइटेरिया था, उसमें हमको लगता था या ये लेडी को 20,000 से ऊपर लोन नहीं दिया जाना चाहिए, तो हम लोग उसको 10,000 से या 15,000 का लोन देते थे। लेकिन जब बहुत सारी कंपनीज आई तो उन्होंने क्या किया, मार्केट शेयर गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने लग गए वो लोग। तो एक लेडी जिसकी कैपेसिटी थी कि वो EMI 3 से 5,000 के बीच में भर सके, वो इतने सारे लोन ले लेती थी क्योंकि इतनी सारी कंपनीज उनको देने को रेडी थी, तो उनकी EMIs जो थी वो 30 से 40,000 रुपये पर मंथ आने लग गई। और EMI को पे करने के लिए वो एक माइक्रो फाइनेंस लोन और लेती थी। तो उससे हुआ क्या, वो डेट ट्रैप है। अब वो उसमें फंसती कि उसमें वो एक लूप है, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप देखेंगे तो वो जो एक गरीब लेडी है वो और गरीब होती जाती है। और इसका एक ही रीज़न है कि आपने वाइज फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया, जो कि अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी पे जाता है अल्टीमेटली। तो आपने शुरू में बताया था कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो, तो ये जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो चीज़ है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? देखिए, जब मैं कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहा था, तब मैं कुछ अखबारों में या कुछ रिसर्च पेपर्स में पढ़ता था कि जो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जो BPL के अंडर रहते हैं या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत क्रिएटिव भी हैं। और मैंने ये नोटिस किया था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो HNIs हैं, उनको लोन लेने में कभी भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। कभी भी वो बैंक जाते हैं, वो थोड़े से पेपर, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन में उनको अच्छा खासा लोन मिल जाता है। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज लोगों की हम जो बात कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये बैंक नहीं जा सकते, बैंक के दरवाजे इनके लिए हमेशा बंद रहते हैं। इनको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई एक लेडी है जो घर पे ओढ़ने बांधती है, जो कि एक गरीब घर से आती है, उसको अगर ओढ़ने भी बांधने हैं तो मिनिमम 10,000 से 15,000 रुपये उनको डिपॉजिट करने होते हैं, तब जाके जो सिक्योरिटी मनी हम कहते हैं, तब जाके जो बिजनेसमैन है उनको ओढ़ने देता है बल्क में, और उसके सिलाई के वो अगर 1,500-3,000 रुपये कमाती दिन के या 2 हफ्ते के, तो उसके लिए उसको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। तो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, उनके पास एक साथ पैसा आता नहीं है। तो दिस इज़ वेयर माइक्रो फाइनेंस कम्स इन। तो हम लोग उनको वो छोटा सा पैसा जो कि 10-15,000 रुपये है वो ज़रूरत का, वो देते हैं, जिससे वो अपनी आमदनी स्टार्ट कर सके। और जब वो 15 से 20-25,000 रुपये कमा लेती है, तो उसके लिए 2,000 या 1,500 की EMI देना एक बड़ी बात नहीं होती है। तो उससे वो अपना घर का खर्चा भी चला लेती है, प्लस वो अपनी एक कहते हैं ना, उसको ग्रोथ मिलने लग जाती है, वो कमाई स्टार्ट कर सकती है। उसका हस्बैंड भी कमा रहा है और वो भी कमा रही है, तो वो दोनों मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। तो माइक्रो फाइनेंस का एसेंस ये है।
सो अब हम करेंगे हमारा फन इवेंट दैट इज़ रैपिड फायर. सो व्हाट्स द वर्स्ट एडवाइस यू एवर गॉट? सीए कर लो, उसमें बहुत स्कोप है. व्हाट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड टिल डेट? प्रोफेशनली मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को मैनेज करना, उनकी ज़रूरतों को और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको बैलेंस करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? मैं अपने फ्री टाइम में या तो खेलता हुआ मिलूंगा या कुछ लिखता हुआ मिलूंगा. व्हाट मोटिवेट्स यू टू गेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग? जो ये इकिगाई, मेरा इकिगाई है लाइफ का कि पैसा बनाओ, मज़े करो और लाइफ खुल के जियो. क्या बात है. व्हाट्स योर बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट दिस ईयर? मतलब अभी तो ईयर स्टार्ट हुआ, आप प्रीवियस से बता सकते हो. प्रीवियस ईयर का बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट मेरा ये रहा है कि हमने मार्केट्स वोलेटाइल रहकर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए अपने हमारे क्लाइंट्स के लिए. You have dinner party with any 4 people around the world. Who will you invite? रतन टाटा, जो कि मेरे AR रहमान. अच्छा, क्यों? मैं म्यूज़िक अच्छा. का बड़ा फ़ैन हूँ. मैं खुद भी लिरिसिस्ट और मेरा खुद का एक बैंड हुआ करता था. अच्छा. और मेरे आइडियल हमेशा AR रहमान साहब रहे. तो AR रहमान डेफिनेटली. रतन टाटा मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका. खलील गिब्रन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो उनकी जो लिखने की जो कला थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी. अच्छा. और मेरे दादाजी, जो कि मेरे लाइफ के सबसे बड़े आइडल हैं. अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो भी मैंने कुछ सीखा है उनसे ही सीखा है. तो इन 4 को मैं इनवाइट करूँगा. सो थैंक यू प्रतीक जी हमारे शो पर आने के लिए. थैंक यू सो मच. और आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है इन डिटेल जो माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है. हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू एड ज़रूर हुई होगी. सो बिफोर रैपिंग अप द शो मैं चाहूँगा कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं. देखिए, मुझे इस शो पे आकर बहुत अच्छा लगा. जो आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आज की तारीख में, और बहुत ये यूथ को पता होना बहुत ज़रूरी है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चंस को टच किया. और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि आप टियर 2 और जो छोटे शहरों हैं वहाँ से आप स्टोरी ऑफ ह्यूमंस लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बड़े बड़े नाम को लेकर आते हैं, लेकिन टियर 1 जो छोटे शहरों से लोगों को आप जो ले रहे हैं क्योंकि उनके टैलेंट को उठा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अप्रिशिएबल एफर्ट्स हैं आपके. एक एडवाइस जो मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि स्टार्ट मेकिंग मोर वाइजर फाइनेंशियल डिसीजंस. वो आपकी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना पाएंगे, और जो एक प्रोस्पेरिटी की तरह हम स्ट्राइव करते हैं वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे उससे. थैंक यू.